नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज एक और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपन। राजस्थान का जो भूगोल पढ़ रहे हैं अपन, वो आने वाली सभी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। चाहे आप शिक्षक भर्तियां दो, शिक्षक भर्ती की परीक्षा दो, चाहे कोई भी फर्स्ट ग्रेड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड जो भी देते हो, या चाहे आप RS प्री देकर देख लेना, चाहे आप कॉलेज व्याख्याता का पेपर थर्ड देते हो, चाहे CET, पशु परिचर या कोई भी एग्जाम है, उन सभी के लिए राजस्थान ज्योग्राफी की ये क्लासेस जो है वो सफिशिएंट है और लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में अपन एक बहुत महत्वपूर्ण और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान का अफवाह तंत्र। यानी कि इस टॉपिक का दूसरा नाम यदि मैं कहूं राजस्थान के अफवाह तंत्र को, कि दूसरा नाम कहूं यदि कि अफवाह तंत्र में पढ़ना क्या है आप लोगों को, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की नदियां। अब देखो, है कि नहीं कठिन टॉपिक लगता है कि नदियां कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, कौन सी सहायक नदी आकर उसमें मिल रही है, कौन से बांध बने हुए, कहां बने हुए, कितनी उसकी क्षमता है, कितनी लंबाई है। बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे कंफ्यूजन हमेशा रहते हैं। तो एक तो इस अफवाह तंत्र का एक हिस्सा तो होता है नदियां और एक हिस्सा होता है झीलें। ठीक है, ये दोनों चीजें अपन को अफवाह तंत्र के अंदर पढ़ लेनी है। अफवाह तंत्र जहां पे आया, यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना है, अपन जल और जल से संबंधित चीजें पढ़ने वाले हैं, स्पेशली नदियां होती है इसके अंदर। ठीक है, और नदियों का जो उपजाऊ, नदियों के आसपास बना उपजाऊ क्षेत्र होता है, यानी कि नदियों का जो ये कह सकते हो कृषि योग्य क्षेत्र या मैदानी भाग होता है, वो बेसिन कहलाता है। और जहां से नदियां जल लेकर आ रही है, वो सारा का सारा उनसे निर्मित जो तंत्र होता है वो अफवाह तंत्र कहलाता है। और उसी अफवाह तंत्र को अपन अब व्यवस्थित तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, करा शुरुआत, बिल्कुल आराम हूं। देखो, ये सप्ताह की है अंतिम क्लास। अब ये एक क्लास आज मिल रही है इस टॉपिक की, फिर अगली सप्ताह में अपन पूरा अफवाह तंत्र ही पढ़ने वाले हैं। बहुत इत्मीनान से और बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। तो ये चीज आप लोगों को बहुत कंसंट्रेट होकर और नियमितता से पढ़नी है। करें शुरुआत, चलिए शुरू करते हैं। कट गए हो भाई मेरे रिमोट। देखो, अब क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं अपन, तो अपन क्या पढ़ते हैं, बेस क्लियर करते हैं, एक आधार बनाते हैं। भाई आधार बनाएंगे, भाई कोई मकान बनाओ तो पहला रांग पुर्शी करनी पड़े, रांग पुर्शी कर ही तो मतलब इमारत खड़ी हो सके। तो बेस यानी कि बेसिक जानकारी क्या क्या है उस टॉपिक की, वो। तो सबसे पहले तो दो शब्दावली से संबंधित चीजें समझ लेते हैं, एक तो अफवाह तंत्र, एक जल ग्रहण क्षेत्र। अफवाह तंत्र क्या है, नदियों और उनकी सहायक नदियों से बना प्रारूप या तंत्र। अब मैं यहां पे आप लोगों को यह नहीं बताऊंगा कि नदी की परिभाषा ये होती है, ठीक है, कि सहायक नदी की परिभाषा ये होती है, या द्रोणी किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, क्योंकि ये चीजें अपने को पढ़नी होती है भारत की ज्योग्राफी में। राजस्थान की ज्योग्राफी में इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, आज दिन तक ही नहीं पूछे गए। जहां पूछे जाएंगे वो समझ लेंगे अपन। तो अफवाह तंत्र यानी कि नदी है, एक तो मेन नदी है, दूसरी सहायक नदियां हैं, उनसे बनकर जो तंत्र बनता है वो अफवाह तंत्र है। एक होता है जल ग्रहण क्षेत्र, जिन क्षेत्रों से नदी अपना जल बहाकर लाती है। अब मान लो कि नदी यहां से आ रही है, वो भाकर है, ठीक है, और गांव है कोई, ठीक है, और भी जो क्षेत्र है, तो ये सारे के सारे यहां से यदि पानी आ रहा है, जहां से इस नदी के अंदर जैसे पानी आ रहा है, ये नदी बह रही है, इसके अंदर यहाँ पे पानी जहां से भी आ रहा है, तो वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र होता है, जिसे आप कह सकते हो कैचमेंट एरिया। ठीक है ना, वो उसका क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र है, कि वो पूरे जहां जहां से ये जल लेकर आ रही है, जो जल आके इसके अंदर मिलेगा वो इसका पूरा होगा जल ग्रहण क्षेत्र। समझ में आ गई बात। तो ये क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये अपने को समझ लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ बेसिक जानकारी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में अपने को अफवाह तंत्र 3 भागों में पढ़ना है। ठीक है, एक अरब सागरीय, एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह और एक आंतरिक अफवाह। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि जल की दृष्टि से राजस्थान में देश का उपलब्ध सतही जल कितना है। यह प्रश्न कई बार बना है और आप लोगों को ध्यान रखना है 1.16, ठीक है, 1.16%। क्या ध्यान रखोगे, 1.16% क्या है, सतही जल है। और सर्वाधिक यदि पूछ लेना इसमें भी, अपने राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल कहां है पता है, चंबल में। चंबल नदी सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। राजस्थान के अंदर पूछे कि सर्वाधिक सतही जल कौन सी नदी में है, तो चंबल नदी के अंदर है। ठीक है, और वैसे पूछते तो 1.16% ध्यान रखना है पूरे राजस्थान की बात करें तो। ठीक है, सीधो सिंपल प्रश्न है कि 1.16 याद रखना ही है, सतही जल पूछे। ठीक है ना। देखो, राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितने हैं, इसीलिए यहां पे पहले ये बता दिया आप लोगों को जल ग्रहण क्षेत्र।
तो कुल जलग्रहण क्षेत्र है 16। कितने हैं कुल जलग्रहण क्षेत्र पूछते हैं तो 16। कितना आसान है, यहां से 1.16 याद रखना है, यहाँ पे 16 याद रखना है। फिर उप जलग्रहण क्षेत्र पूछे तो यहां ध्यान रखना 58 है उप जलग्रहण क्षेत्र। ठीक है, सीधे सिंपल आंकड़े, यहां तो ये तो याद रखना ही है और बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। सतही जल 1.16 और यहाँ 16 और यहाँ पे 58 ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, अब चाहे नए संभाग बने हैं फिर भी सर्वाधिक नदियों वाला संभाग जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग आप लोगों को पूछे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कोटा संभाग है। कौन सा संभाग है जहां पे नदियां सबसे ज्यादा बहती है, तो वो आप लोगों के कोटा संभाग है। यदि पूछे कि कम नदियों वाला, फिर बीकानेर आएगा उसके अंदर, कम नदियों के अंदर बीकानेर आएगा, लेकिन शुष्कतम संभाग पूछते हैं तो जोधपुर संभाग आएगा। ये चीजें समझने वाली है। ठीक है, अब कई जने नदियों वाला शुष्कता से जोड़ देंगे, शुष्कता वाला नदियों से जोड़ेंगे तो बकरी आएगी डिब्बे में, और जिसकी बकरी आएगी डिब्बे में वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। इसलिए बकरी जो है आजाद रहनी चाहिए, डिब्बे में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। देखो क्या है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो कोटा, सर्वाधिक नदियों वाला जिला पूछे तो चित्तौड़। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखो, अब इसमें भी ट्विस्ट बताता हूं मैं कि न्यूनतम नदियां पूछे। अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, न्यूनतम नदियां संभाग पूछ ले तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, बीकानेर। न्यूनतम नदियों वाला संभाग पूछे तो बीकानेर। ठीक है, एक तो ये, एक क्या ध्यान रखोगे, यहां पे क्या पढ़ा है अपने, राजस्थान में सबसे अधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़। लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के सर्वाधिक नदियों का उद्गम ये पूछ ले कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला जिला ये पूछे तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है पता है, उदयपुर। देखो वन लाइनर बहुत शानदार तरीके से इस बार अपडेट की जा रही है, और इस बार वन लाइनर में आपको ग्राफिक्स, मैप, सारनियां बहुत अच्छी तरीके से और ज्यादा मिलने वाली है। क्योंकि जब समय ले ही रहा हूं मैं तो वो समय इसीलिए ले रहा हूं कि कहां पे आप लोगों को ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी, कहां पे आप लोगों को सारनियों की जरूरत पड़ेगी, कहां पे आप लोगों को ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, कहां पे वन लाइनर फैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और जो परफॉर्मेंस पिछली बार हर एग्जाम में रहा है वन लाइनर का, उससे भी बेहतर रहे, इसीलिए मेहनत करके शानदार तरीके से दी जाएगी। तो जब आएगी महीना भर लगेगा वन लाइनर आने में, भूगोल की वन लाइनर आपको मिलने में महीना भर लगेगा, ये मान के चले आप। ठीक है, क्योंकि अभी भी मुझे उसे अपडेट करने में कम से कम 10-15 दिन का समय मैं खुद लूंगा। फिर वो जाएगी एडिटर के पास यानी कि पब्लिशर के पास, फिर वो एडिट करेंगे, उसमें जो टाइपिंग होगी वो सब करेंगे, फिर मुझे मेरे पास भेजेंगे, प्रूफ चेकिंग होगी, प्रूफ रीडिंग होगी, उसके बाद में जो है फिर आएगी बुक। तो कम से कम महीने भर का प्रोसेस है। जो आप बार बार पूछते हैं ना सर कब आ रही है वन लाइनर, हम तो इंतजार कर रहे हैं, तो देखो समय तो लगता है, अच्छी चीजें हमेशा आने में समय लेती है। और मैं तुरंत ही दे दूं आप लोगों को कि आप इंतजार कर रहे हो तो जैसे तैसे दे दूं तो वो आप लोगों के साथ भी न्याय नहीं होगा और मेरी मेहनत के साथ भी न्याय नहीं होगा। तो इसलिए इंतजार करें, थोड़ा महीने भर का इंतजार करें, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को ऑनलाइनर में दे दूंगा। ठीक है ना, चलिए तो ये चीजें जो है ये ध्यान रखने। अब ये भी बात आती है कि सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला भी पड़ा तो सबसे कम में अब संख्या बढ़ चुकी है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं बताता हूं सबसे कम वाले भी। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब देखो कुछ और फैक्ट्स। देखो राजस्थान के वे जिले जहां एक भी नदी नहीं बहती, तो पहले इसके अंदर आते थे। देखो एक तो बीकानेर, ठीक है, एक आता था चूरू, क्या आता था, चूरू। अब इसके अंदर फलोदी भी शामिल हो गया है, अब इसके अंदर फलोदी भी शामिल हो गया। और एक डीग भी ऐसा जिला है जिसके अंदर कोई नदी नहीं बहती, जिसके अंदर कोई नदी नहीं बहती, क्योंकि ये दो नए जिले गठित हुए हैं, फलोदी और डीग। तो ये भी ऐसे जिले हैं जिसके अंदर नदी नहीं बहती। बीकानेर और चूरू तो विशेष रूप से ध्यान में रखना ही है, क्योंकि इसके तो प्रश्न बहुत बार बने हैं। ठीक है, और जी को प्रश्न बने नहीं बे, मैं थान दे रही हूं कि हाँ ए प्रश्न बने, चाहे तो एग्जामिनर देख ले चाहे स्टूडेंट देख ले, जो भी देख ले, तो मतलब कुल मिलाकर सही होना चाहिए प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक 7 जिलों में बहने वाली नदियां कौन सी है? तो देखो पहले जो है सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां 3 थी और 6 जिलों में बहती थी।
कब 33 जिलों की बात करें तो पहले 3 थी, चंबल, लूनी और बनास, जो 6-6 जिलों से बहती थी। अब चंबल तो अभी भी 6 से ही बहती है। चंबल के बहाव क्षेत्र के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ नए जिले बनने से भी। चंबल अभी भी 6 में ही बहती है, तो वो बाहर निकल गई। अब पीछे कौन सी बची? बनास के अंदर जिलों की संख्या बढ़ गई एक तो, और एक बढ़ गई लूनी के अंदर। तो ये 2 नदियां ऐसी हो गई जो अब 7-7 जिलों के अंदर से बहती है, यानी कि इनका बहाव क्षेत्र में एक एक जिले की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब कौन से जिले बढ़े हैं, कौन से घटे हैं, ये स्पेशली ये नदियां पढ़ेंगे ना अपन, पूरे डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे, चिंता ही मत करो। ठीक है, डायग्राम बनाना सिखा दूंगा। पिछली बार भी आप लोगों को जो है मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों को, यदि ज्योग्राफी की आप क्लास देखोगे तो बहुत शानदार जो है नदियों का मैप वगैरह बना के समझाया था। इस बार भी समझाऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो। देखो, राजस्थान की 12 नदियां, 12 का मतलब है साल में महीने कितने होते हैं? 12, यानी 12 मास बहे। ठीक है, वो कौन सी है? चंबल और माही। चंबल और माही नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, कुछ जो है चीजें डायरेक्ट याद रखनी है कि जैसे राज्य जल नीति की शुरुआत कब हुई, तो इसमें आप लोगों को कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सन याद रखना है। 1999 में हुई राज्य भूजल नीति, यानी कि ये भी कह सकते हो कि ये थोड़ी सी क्या है, न्यू है, तो ये हुई है 2010 के अंदर आप लोगों के। और एक केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना पूछे तो ध्यान रखना 1950 है, और 1955 में राज्य सरकार को सौंप दिया गया। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखने वाले फैक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं अपन मजेदार क्लास की तरफ और आगे। अभी तो क्या था, ये तो फैक्ट थे। अब आएगी चीजें समझने लायक। देखो अब आई मैन मास्टर स्लाइड आई है अब। ठीक है, अब देखो राजस्थान का अफवाह तंत्र, यानी अफवाह तंत्र कैसे समझना है। देखो, पानी रो रेलो किंदे जावे। ठीक है ना, घर में पानी गिरा है तो पानी जो है किस दिशा में जा रहा है? जिस दिशा में जाएगा, यानी कि ढलान होगी उस दिशा में जाएगा। अब अपने राजस्थान में कुछ ढलान इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो पानी जिस तरफ जा रहा है वो उस दिशा के अंदर, यानी कि अब जाएगा कहां? आगे कहीं ना कहीं तो समुद्र में जाके मिलेगा। नदियां कहां जाएगी? या तो समुद्र में जाके मिलेगी, या किसी झील में गिर जाएगी, या कहीं जमीन में ही जाके विलुप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से देखें तो राजस्थान के अफवाह को 3 भागों में बांटा जाता है। ये पहला प्रश्न कि राजस्थान के अफवाह को कितने भागों में बांटा है, तो 3 तरह के। ठीक है, अब उसमें से देखो, ये भारत का नक्शा है और ये अपना राजस्थान, ये अपना राजस्थान। अब राजस्थान में से नदियां या तो ले जाएगी इस तरफ जल, या फिर ले जाएगी इस तरफ जल। अब इस तरफ ले जाती है या इस तरफ ले जाती है तो पूरा कौन सा? अरब सागर। अरब सागर क्या रहे? हिंद महासागर। कौन सा है? महासागर पूछे तो हिंद महासागर। और यदि यहां पे पूछते हैं कि इस तरफ कौन सा है, तो अरब सागर। इस तरफ ले जाती है तो अरब सागर, और इस तरफ ले जाती है तो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और ये दोनों ही हिंद महासागर का हिस्सा है। यानी कि राजस्थान की नदियां यदि समुद्र में किसी में जल ले जाएगी तो हिंद महासागर में तो डेफिनेटली ले जाएगी। अब हिंद महासागर के 2 भाग हो गए, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय जो स्थिति है इसको बोला जाता है प्रायद्वीप, यानी कि 3 तरफ पानी से घिरी हुई जो जगह होती है वो प्रायद्वीप कहलाती है। चारों तरफ से पानी से घिरी हुई जगह द्वीप कहलाती है, और जब द्वीप का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो वो महाद्वीप कहलाता है। और सिंपल तरीके से समझो, कभी भी ना बोझ समझ के नहीं आ रहे, परिभाषा याद करनी पड़ी, द्वीप किन कहवे, महाद्वीप किन कहवे, यहाँ होता ही आदत हो जो है डिप्रेशन में जाता रहे। ऐसे नहीं, क्या है द्वीप? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, छोटी है आकृति द्वीप है, और द्वीप की आकार बड़ा हो गया महाद्वीप है। बस प्रायद्वीप क्या है? 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप है। ये देख लो, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है इसे, तो ये प्रायद्वीप है। ठीक है ना। अब क्या समझना है अपने को? अपना राजस्थान है, या तो जल ले जाएगा ए में या ले जाएगा बी में। ए का मतलब है अरब सागर, बी का मतलब है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, या फिर कहीं ले जा ही नहीं रहा, अंदर ही अंदर लुप्त हो गया, तो वो कहलाती है आंतरिक अफवाह। ऐसी नदियां जो अपना जल किसी भी समुद्र के हिस्से में नहीं ले जा पाती और उससे पहले ही विलुप्त हो जाती है, वे नदियां आंतरिक अफवाह की नदियां कहलाती है, जिन्हें रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। आओगी परिभाषा, यदि थे परिभाषा की बात करो तो आओगी परिभाषा, और समझने की बात करो तो समझ लियो। ठीक है, क्या है? या तो इधर लाएगी तो अरब सागरी अफवाह की कहलाएगी, अरब सागर में मिलाएगी तो अरब सागरी अफवाह की कहलाएगी। ये नदियां जो है यहाँ पे ले जाएगी पानी, किसी न किसी नदी के जरिए ले जाएगी। जैसे बनास है,
बना चंबल में मिल जाएगी, चंबल यमुना में मिलेगी, यमुना गंगा में मिलेगी, गंगा वापस बंगाल की खाड़ी की इसमें ले जाएगी। तो इस तरीके से अपना जल कैसे भी करके वो समुद्र तक पहुंचा रही है, तो वो फिर बंगाल की खाड़ी की अफवाह वाली नदियां कहलाएगी। यही चीज अब फ्लो चार्ट से समझना है अपन को, है ना। मैंने आप लोगों को मैप तो बता दिया। अब यही चीज देखो, नंबर 1 क्या है, आंतरिक अफवाह। नंबर 2 आप ध्यान रख लो इसे, अरब सागरीय। और नंबर 3 ध्यान रख लो बंगाल की खाड़ी का। और आंतरिक अफवाह में आप ही बताओ कौन सी नदियां हैं। मैंने बता दिया आप लोगों को, जो नदियां किसी भी समुद्र जल राशि के अंदर अपना जल नहीं ले जाती, पहले ही विलुप्त हो जाती है या किसी झील में गिर जाएगी, तो भी आंतरिक अफवाह की कहलाएगी। देखो राजस्थान की जो है सांबर झील के अंदर 4 नदियां गिरती है, तो वो भी आंतरिक अफवाह की नदियां कहलाएगी, क्योंकि समुद्र में मिलेगी ना, तभी वो जो है बाहरी ये बंगाल की खाड़ी या अरब सागर वाली कहलाएगी। यदि समुद्र तक नहीं पहुंच रहा तो वो आंतरिक अफवाह की नदियां कहलाएगी, उन्हें रुंडित नदियां भी कहा जाता है। अब ये है अरब सागर, ये भी बता दिया आपको, बंगाल की खाड़ी। अब देखो प्रश्न और बनता है कि सबसे ज्यादा राजस्थान का सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन सी, मतलब कौन सी तरह का अफवाह का है, तो आंतरिक अफवाह की सबसे ज्यादा है 60%। 60% राजस्थान की नदियां ऐसी है जो अपना जल किसी भी समुद्र तक नहीं पहुंचाती, समुद्र के किसी भी भाग तक, यानी कि न तो यहां तक, न वहां तक, न ए तक, न बी तक, न अरब सागर तक, न बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, तो वो कहलाएगी आंतरिक अफवाह, सबसे ज्यादा भी आंतरिक अफवाह है। फिर आता है अपने अरब सागरीय अफवाह, जो 16%, कितना 16 अरब सागरीय, यानी कि ये इस तरफ नदियां जल लेकर आती है वो 16% है, और इस तरफ जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी वाली वो 24% है बचा हुआ। ठीक है, वो 24% है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 60 ध्यान रह गया, इसको 16-24 में बांट लो, 16 और 24 40, 40 और 60 100 हो गए 100%। अब जो अरब सागर में जल ले जा रही है उसमें भी ट्विस्ट है कि सीधी सीधी अरब सागर में ले जाओ तो सीधू सीधू याद रखना हो कि अरब सागर में ले जाओ, बस बात खत्म। लेकिन बात खत्म है कौन? बंगाल की खाड़ी में ले जाओ तो थार की मतलब लपड़ो नहीं है, बंगाल की खाड़ी में ले जाओ सीधी बंगाल की खाड़ी पड़ना है। लेकिन यहां पे ले जाएगी तब देखो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि यहां पे एक देखो अंदर घुसा हुआ भाग है जल का, एक यहां पे अंदर घुसा हुआ भाग है जल का। तो ये जो अंदर घुसे हुए भाग है ना, ये गल्फ बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? गल्फ बन जाते हैं, जिन्हें खाड़ी कहा जाता है। तो यही चीज, अब यही चीज यहां से ये देखो, इसी को बड़ा कर देते हैं अपन। और ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, ठीक है ना, पहले भी आप लोगों को बताई है। अब अरब सागर में यहां से ला रही है, ये राजस्थान है, यहां से नदियां पानी ला रही है। अब मान लो कोई तो यहां पे ले गई और कोई यहां ले गई, तो भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। लूणी साबरमती अपन पढ़ेंगे ना, तब और भी क्लियर होगा ये चीज। तो यहां इस हिस्से से इस अरब सागर में मिलेगी, वो कहां ले जाएगी अपना जल? कच्छ की खाड़ी में। और जो इस हिस्से से ले जाएगी वो कहां ले जाएगी? खंबात की खाड़ी में। तो अरब सागर के अंदर, मतलब अपने अरब सागर ये जो अफवाह है उसमें भी नदियों का ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अपन को कि कौन सी कच्छ की खाड़ी में ले जा रही है, कौन सी खंबात की खाड़ी में ले जा रही है। बंगाल की खाड़ी वाले की दर्द नहीं है, बाल ले जाए बंगाल की खाड़ी में ले जाए सिद्धू। ठीक है, अरब सागर साइड जो नदियां जल ले रहा है, बिम ध्यान रखना पड़ी कि कौन जो है गल्फ ऑफ कच्छ में ले जा रही है और कौन जो है गल्फ ऑफ खंबात में ले जा रही है। और ये आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये भाई यहां खड़ा है, जब तक तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। जिस लैंग्वेज से एग्जामिनर सवाल पूछता है वो लैंग्वेज आप लोगों को करवा दूंगा। देन छोड़ो, देन करनी नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, कौन फोन कर रहा है? देखो ये चीजें आ गई समझ में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि ये चीजें जो है पहले क्लियर होनी जरूरी है। जब ये चीजें आप लोगों के पहले क्लियर हो जाएगी ना, अब पढ़ने का आएगा आनंद, क्योंकि अब ट्रिकें भी आएगी, अब मैप भी बनेगा, अब आप लोगों के डायग्राम भी दूंगा, सब कुछ होगा। क्योंकि अब क्या है, अब आप लोगों का दिमाग इस अफवाह तंत्र के लिए प्रिपेयर हो चुका है। क्या थे रेडी होगा कि हमें अफवाह तंत्र गुरुजी मुचकाओ भले, हम मैं लारे देखा ही कौन। तो देखो आओ, अब जो है एक घिसा काकू है, गसा काकू याद रख लो। मैं मारवाड़ी में चाचा जी जो होते हैं ना, अंकल जिसको बोला जाता है, बिन कहे काकू। आज थोड़ा सम्मान देना है तो काको सा कह दे, ठीक है। और हिंदी में सम्मान देना है तो काका जी कह दे। तो अड्डे है गसा काकू, ठीक है। गसा मेरू काकारू, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को ट्रिक क्या याद रखनी है? गसा काकू है, इनको कहना गसा मेरू काकारू। एक मंत्र है जो ट्रिकास्त्र है एक तरीके से, ये याद रखना है। तो आप लोगों को आंतरिक अफवाह की नदियां याद हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो एक बार, अब ये ध्यान रखना, अब प्रश्न कैसे बनते हैं।
प्रश्न अभी तक मैं आप लोगों को जो बताया वो तो है ही, इसके अलावा प्रश्न बनेंगे। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह की है? निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह की नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय अपवाह की है? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की अपवाह की है या नहीं है? और फिर बाद में पूछेंगे सहायक नदियों से सवाल, फिर बाद में पूछेंगे उनका प्रवेश कहां से, उद्गम कहां से, इस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले अपन जो है एक काम करते हैं, इन चीजों को ट्रिक से याद कर लेते हैं कि आंतरिक अपवाह की कौन सी है। बंगाल की खाड़ी वाली पढ़ेंगे, जब बंगाल की खाड़ी वाली याद कर लेंगे ट्रिक से, और अरब सागरीय भी याद कर लेंगे ट्रिक से, तो फिर अपने जो है कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, गसा काकू है ना, तो गसा मेरू काकारू ऐसे याद रख लिया अपन ने। और ये आप लोगों के दिमाग में कैसे छपेगी, वो ऐसे छपेगी। देखो घ से आप लोगों को ध्यान रखना है गग्गर नदी है। कौन सी है? गग्गर नदी, जो आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी है गग्गर नदी, ठीक है, सबसे बड़ी कह सकते हो। यहां से ध्यान रखना है, साथ है आप लोगों को साबी नदी, साबी जिसे साहिबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें से ध्यान रखना है आप लोगों को मैंथा नदी, ठीक है। दो बार रू है, एक तो यहां रू है, एक यहां है, तो एक से तो ध्यान रखो रूपनगढ़ जो सांबर झील में गिरेगी, एक से ध्यान रखो रूपा रेल जो अलवर साइड की है बड़ी नदी, ठीक है। दो रू है ना, तो एक से तो ध्यान रखो रूपा रेल और एक से ध्यान रखो रूपनगढ़, ठीक है। अब दो है का, यानी का और का भी दो है, ठीक है। तो एक से तो ध्यान रखो कांतली और एक से ध्यान रखो काकने या काकनी, ठीक है, काकने या काकनी, ठीक है, ये होगी। अब बताओ मुझे 7 हो गई क्या? चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 मुख्य नदियां हैं जो अपवाह तंत्र में पढ़ी जाती है, ठीक है। बाकी तो क्या होता है, छोटे मोटे नाले होते हैं, ठीक है। यानी कि ये नदियां जो है स्पेशल, इनको अपन उद्गम भी पढ़ेंगे इनका, और इनका एंड पॉइंट भी पढ़ेंगे कि ये कहां तक जल ले जाती है, ठीक है। क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके आंतरिक अपवाह में, और आंतरिक अपवाह में इससे बाहर नहीं पूछा जाता कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह की नहीं है या है, जो भी पूछे, ठीक है। थोड़ा फोकस करना, क्या है रे, फोकस हुए कौन के? तो इससे बाहर आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। गसा मेरू काकारू इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, ठीक। तो ये आंतरिक अपवाह की होगी, जो अपना जल जो है कहीं भी किसी भी समुद्र के अंदर नहीं ले जाएगी। ये तो है सिर्फ नाम याद रखने की ट्रिक है, यहां पे लिख दो ट्रिक। अब आज अपन जो है गग्गर नदी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़ते हैं आगे। अब ये है भैया आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण नदी गग्गर नदी, ठीक है। अब गग्गर नदी का उद्गम जो है वो होता है आप लोगों के हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भी कालका माता मंदिर है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ध्यान रखो, इस नदी को मतलब प्राचीन काल में भी वेदों में और उनमें भी इसका उल्लेख मिला है। प्राचीन काल में इसे सरस्वती या द्रस्तवती नदी के नाम से जाना जाता था। गग्गर को किस नाम से जानते थे? सरस्वती या द्रस्तवती। द्रस्तवती नदी के नाम से भी इसे जाना जाता था। यदि उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल में देखो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। उद्गम स्थल की बात करें तो कालका माता मंदिर या कालिका माता मंदिर, एक तो ये, दूसरा ध्यान रखना शिवालिक की पहाड़ियां, और तीसरा क्या ध्यान रखोगे? हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश से उद्गमित होती है ये, हिमाचल प्रदेश से उद्गमित होके फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान और फिर पाकिस्तान, इस तरीके से इसका अपवाह चलता है, ठीक है। अभी मैं इसको आप लोगों को, ये गग्गर का मैप है पूरा बड़ा करके बता दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल आराम से आप लोगों की तसल्ली हो जाएगी। यदि अपने अपने क्या पूछते हैं, राजस्थान में है ना, ये राजस्थान में कहां कहां बहती है वो भी बताता हूं। सबसे पहले देखो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई, कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 465। फिर ध्यान रखना कि राजस्थान में 156 किलोमीटर है,
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है, यहां पे लिख दो साथ में। देखो लैंग्वेज बहुत ध्यान से सुनना, क्या है आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर। अब लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा रहा हूं मैं। आंतरिक अफवाह की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी वो है आपकी कांतली। क्यों है, यहां पे पूछा मैंने कि आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी, यानी कि ये नदी अपना जल समुद्र तक नहीं ले जाती, राजस्थान से निकलती है तो राजस्थान की नदी तो हो गई, और सबसे लंबी है क्योंकि 156 किलोमीटर है, कांतली तो 100 किलोमीटर के समथिंग है, तो सबसे लंबी तो ये हुई। अब क्या पूछा कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, यानी कि जिसका उद्गम भी राजस्थान में और अंत भी राजस्थान में, और वो आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी पूछेंगे तब कांतली आएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अगली बात इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो राजस्थान में इसका प्रवेश कहां से होता है, तो राजस्थान में इसका प्रवेश होता है टिब्बी हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़, यहां से इसका प्रवेश राजस्थान के अंदर हो जाता है। अच्छा, हरियाणा के अंदर भी एक झील का निर्माण करती है ये, जिसका नाम होता है ओटू झील। ओटू झील का निर्माण करके राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान के अंदर देखो हरियाणा के अंदर ओटू झील का निर्माण करती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ के अंदर तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। तो ये दोनों झीलें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। घग्गर के उपनाम पूछे ना, तो देखो इसे कहा जाता है राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक, इसे कहा जाता है मृत नदी। मृत नदी, इसे कहा जाता है चितांग नदी। ये सारे इसके उपनाम हैं। राजस्थान का शोक पता है किस लिए कहते हैं, क्योंकि बाढ़ की अवस्था में ये नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाती है। बिहार का शोक कौन सी, कोसी नदी है ना। राजस्थान का शोक, अब वैसे तो इसका जल देखोगे तो आप जो है हनुमानगढ़ तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन जब इसमें बहाव ज्यादा होता है, बाढ़ की स्थिति आती है तो सूरतगढ़ तक जल जाता है, और भी बाढ़ की स्थिति आती है तो अनूपगढ़ तक जाता है, और भन्नाटी बाढ़ आवे मतलब बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हो फिर जाता है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। यानी कि अपा हगले ही दाब जाऊं पूरा ही फुल बिंगे बाद में कहा गया, पाकिस्तान ने कहा कि तू भी थोड़ी जो है तृप्ति कर ले, ठीक है। जब तक अपार पूर्ति नहीं है पाकिस्तान ने अपा तृप्त वो नहीं कौंदा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक सोतर नदी भी ध्यान रखना है, इसका एक और नाम क्या है, सोतर नदी, ये उपनाम है। अब देखो बहाव राजस्थान के अंदर जो ध्यान रखना है वो आप लोगों के है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से फिर श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ स्पेशली ध्यान रखना, श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर से फिर अनूपगढ़, क्योंकि अब अनूपगढ़ नया जिला बन गया तो यह अनूपगढ़ तक भी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और वैसे ध्यान रखो अपने क्या कहते हैं भारत के अंदर, तो देखो हिमाचल प्रदेश अच्छा लगता है क्लब एचपी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से फिर ध्यान रखना आप लोगों के पंजाब, पंजाब से ध्यान रखो फिर जाती है हरियाणा, हरियाणा से ध्यान रखो फिर जाती है ये राजस्थान, और राजस्थान से फिर ध्यान रखो ये कहां जाती है, पाकिस्तान, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान। इस तरीके से इसका बहाव है भारत के अंदर, और राजस्थान में भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अभी तो घग्गर नदी आदि पढ़ी है अपन ने, और आदि में भी इंटरेस्ट तो आया होगा, बोर तो नहीं हुए होंगे, आप बात तो पक्की है। एक बार स्क्रीनशॉट लो और थोड़ा मैप में थान बड़ो करन बता दू, बहुत मेहनत कर और हो जर शामिल करियो स्लाइड में किताबन थोड़ो कि नहीं होता, ठीक है, कि कुछ तो अच्छा बताते हैं इनको। ये घग्गर नदी बेसिन है, देखो अब एकदम क्लियर दी की था, ठीक है, एकदम क्लियर दिया नहीं, आहा बहुत शानदार। ये देखो क्या लिखा हुआ है कालका माता मंदिर में, ये देखो क्या लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश, यही चीज तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि इसका उद्गम। अब देखो ये ब्लैक जो डार्क लाइन है ना, ये तो बेसिन की मतलब बॉर्डर है, ये यहाँ पे देख सकते हो, और जो मतलब ग्रे कलर की लाइन दिख रही है वो है आपकी घग्गर नदी, ये ग्रे कलर की लाइन दिख रही है ना, ये घग्गर लिखा हुआ भी है। तो ये इस तरीके से इसका बहाव क्षेत्र क्या इस दिशा में है, ठीक है। अब ये बहती बहती जो है पहले यहां से हिमाचल प्रदेश से निकली, पंजाब में प्रवेश किया, पंजाब के बाद में हरियाणा में प्रवेश किया,
और ये रहा देखो हनुमानगढ़, यहां से अपने अंदर प्रवेश करती है, कहां से, सिरसा होती हुई ये हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जो है अपने क्या कहते हैं, हरियाणा के अंदर एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम क्या होता है, ओटू झील, ओटू झील। और हनुमानगढ़ के अंदर एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम क्या होता है, तलवाड़ा झील। ठीक है। अब हनुमानगढ़ में जो इसका बेसिन क्षेत्र होता है ना हनुमानगढ़ के अंदर, उसे कहा जाता है नाली। नाली क्या कहा जाता है, घग्गर का पाट कहते हैं वैसे, घग्गर का बेसिन स्पेशली हनुमानगढ़ में या राजस्थान में भी कह सकते हो, नाली कहा जाता है। नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है ना, वो इसी कारण प्रसिद्ध है, तो ये नाली कह जाती है। अब देखो बाढ़ की स्थिति आई तो ये चली जाती है कहां, सूरतगढ़। बाढ़ की स्थिति में कहां तक आ जाती है, सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहां है, श्रीगंगानगर। फिर जो है स्थिति थोड़ी सी और भी खतरनाक हुई, तब ये आ जाती है कहां, अनूपगढ़। ये रहा अनूपगढ़, ये रहा सूरतगढ़ और ये रहा हनुमानगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से तब फिर ये कहां आ जाती है, अनूपगढ़। और फिर यहां पे भी बाढ़ की स्थिति आई, मतलब रेड लाइन हो गई अब, तब चली जाती है ये कहां, फोर्ट अब्बास। और फोर्ट अब्बास कहां है, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में कहा जाती है, फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास तक ये चली जाती है। आगे बात समझ, इन तरीके आप घग्गर नदी चालिया करें। ठीक है नहीं, ये और यही चीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भी। आप कहां ढूंढोगे नक्शा, मैंने खुद ने आधा घंटा लगा के इसको ढूंढ के लाया। कई जना नहीं मिला गुरुजी है कर दो वो कर दो, अरे भैया सब्र करो, रुको जरा। ये अपने राजस्थान के अंदर, ये देखो ये राजस्थान का ऊपरी भाग है और ये राजस्थान के अंदर घग्गर नदी का बेसिन है। क्या कह देंगे इसे, घग्गर नदी का बेसिन। घग्गर नहीं, घग्गर, घग्गर बेसिन। अगली बात समझ, वो घग्गर को बेसिन है राजस्थान के मायने। ठीक है, आया आनंद, अभी तो बाकी है भाई। देखो अब आते हैं अपन घग्गर नदी की ट्रिक पे। ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जिसे लगे कि हाँ हमें ट्रिक की आवश्यकता है या अब हमें कुछ चीजें याद नहीं हो रही है, भूल रहे हैं, तब आप लोगों के लिए है। जिसको याद हो रही है बिल्कुल आराम से, उसकी कोई जरूरत नहीं है ट्रिक की, छोपड़ी साइड में। ठीक है, कि दैन नहीं करनी, कई जना तो ये हुन्नी दैन लेन मर जाए, अरे गुरुजी इतनी ट्रिक दे दी, मन तो याद करनी पड़ी, होश पड़े, ऐसे ही याद कर ले तो। अरे तो महाराज ने पूछा और काम थोड़ी है, ऐसे ही याद हो रही तो सबसे बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि महाराज ने पूछा और काम को डायरेक्ट याद, डायरेक्ट याद करो। ट्रिक तो है अल्टरनेट, अल्टरनेट समझते हो, जब वो याद नहीं हो रही है तब आप लोगों के लिए ट्रिक है। घर आए टीना और शिवा के अब्बा हकरे ना है रे भाई, इतनी हाँ हो रही ट्रिक भी तो मतलब थाने अड़ी दा। घग्गर नदी की ट्रिक क्या है, घर आए शिवा और टीना के अब्बा हकरे ना है। घर आए शिवा और टीना के अब्बा हकरे ना है। अब इसका मतलब क्या है, घर का मतलब है कि ये किस नदी की ट्रिक है, घग्गर की है। ठीक है, आए का मतलब है कि एक बार आवड़ माता ने क्रोध में आकर, कहा जाता है, लोक मान्यता है कि आवड़ माता ने क्रोध में आकर इसका पूरा पानी पी लिया था, इसको सुखा दिया था। आवड़ माता ने पूरा पानी, ऐसे लिख देते, सुखा दिया था। ठीक है ना, क्रोध में आकर, ये समझ लेना आप चीजें। ठीक है, अब ये शिवा समझ गए होंगे आप, शाबाश, शिवालिक की पहाड़ियां। देखो पढ़ो नहीं हो, जोश में पढ़ो तो मजो भी आवे। ठीक है, टीना तो देखो, टी तो याद रखना है, टिब्बी हनुमानगढ़ इसका प्रवेश स्थल। ये पूछे जाते हैं, टिब्बी हनुमानगढ़ इसका प्रवेश स्थल। ना क्या है, नाली, नाली है इसका पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाट, यानी कि बेसिन जो होता है ना, बेसिन मतलब हाथ धोने रो बेसिन नहीं रहे, मतलब नदी घाटी जो बनाती है उसका अपवा तंत्र जो उपजाऊ भाग होता है ना, मैदानी भाग, उसे बेसिन कहा जाता है। ठीक है, अब्बा क्या है, अब्बा तो अब्बा है तो यानी कि यहां पे आपने को ध्यान रखना है, पाकिस्तान के अंदर पाक में फोर्ट अब्बास, तक बहाव। ठीक है, हकरा क्या है, अच्छा देखो ट्रिक से एक और चीज जो पीछे नहीं बताई वो याद आ गई।
हकड़ा मतलब पाकिस्तान के अंदर इसकी जो बाढ़ वाली स्थिति आ जाती है और इसका जो अप्पा क्षेत्र होता है उसे हकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकड़ा। हकड़ा कहा जाता है, हकड़ा या हकड़ा, हकड़ा भी लिख देना, हकड़ा। ठीक है, ये कहा जाता है। अपने राजस्थान में नाली कहलाता है ना, वैसे वहां पे हकड़ा या हकड़ा कहा जाता है। ठीक है, और ये तो नाली तो मैंने यहीं पे बता दिया था। ठीक है ना, यहीं पे आप लोगों को बता दिया था। और ये है ना, इससे ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या है? उद्गम। तो देखो ये किस लिए है ट्रिक? ये है आप लोगों की सुविधा के लिए कि अब एक ट्रिक याद है आपको कि घर आए टीना और शिवा के अब्बा हक रहना है, तो मतलब आप लोगों को पूरी घग्गर नदी एक तरीके से याद हो गई। ठीक है, पूरी घग्गर नदी एक तरीके से याद हो गई। एक सवाल देता हूं मैं आप लोगों को कि मुझे बताओ राजस्थान का कौन सा शहर है जो अपने नदी के पेटे से नीचे स्थित है? दो शहर है, एक तो है आप लोगों के हनुमानगढ़। लिख लेना, मैं यहां बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, अरे लिखो, और पहला लिखो, चलो साइड में लाइब्रेरी में बैठे हो, जहां भी बैठे हो, जहीं भी बैठे हो, पेन वहां पे रजिस्टर पास में रखा करो जब भी पढ़ो, क्योंकि मैं यहाँ जो स्लाइड पे लिखा होता है, जो मैं आप लोगों को बोल के बताता हूँ, उसमें बोल के बताता हूँ, उसमें और बहुत सारी जानकारी देता हूँ। बढ़िया है, वीडियो पॉज करो और लिख दिया करो। ठीक है, अच्छा एक हुनी पंपाड़ है, हुनी पंपाड़ा है कि गुरुजी आप जो बोलते हो वो नीचे लिखा आता है, इसे बंद करो। अरे मेरे हाथ में कौन नहीं बंद करना, बंद करना तेरे खुदरे हाथ में है। आप यूट्यूब सेटिंग में जा बंद करो, और मैं कोई चालू थोड़ी करूँ। कोई कहते गुरुजी डाउनलोड का ऑप्शन दो, डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अरे यूट्यूब दिया करे रहे ना, तो मैं डाउनलोड, कोई कहता है क्वालिटी कम आ रही है, ज्यादा की दो, वो वाली नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, सारा यूट्यूब के हाथ में है। मेरे हाथ में तो मतलब मैं तो सिर्फ सीधा सिंपल आदमी हूं, आता हूं स्टूडियो के अंदर, क्लास रिकॉर्ड करता हूं, रोज का जो पैटर्न है उसी तरीके से अपलोड करता हूं। बाकी काम यूट्यूब जाने और यूट्यूब रो धनी जाने। ठीक है, आपने तो क्लास दा और रेवेन्यू अजय महीने महीने आ बात पक्की है। ठीक है, नहीं आ क्यों छिपावा, आई सबने ध्यान नहीं है कि रेवेन्यू तो आवी है, लेकिन ये रेवेन्यू की हींग ही नहीं लगे। ठीक है, सीधी बात आ है, क्योंकि मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाली बात है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें जो आप लोग कमेंट में करते हो ना, गुरुजी ऐसे वैसे फलाने ढिकड़ियां पुसड़िया, ये सारी चीजें आप लोगों को खुद को ही सॉल्व करनी होती है। हमारे यहां से कोई भी चेंजेस नहीं होता है, समझ रहे हो बात? हमारे यहां से कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, यह आप लोगों को खुद करना होता है आगे। ठीक है, चलो, फिर बाद में कहते गुरुजी कमेंट का जवाब नहीं देते। अरे क्या जवाबदार है, एडा एडा कमेंट करो थे और नीचे लिखा था बंद करो। अब मैं एक एक बंद करने हूँ मोबाइल सेटिंग में है, तो थाने खुद नहीं करना है, नहीं समझ आवे तो आड़े पड़े तेल पाड़ो, क्या थे बंद कर रहे मेरे बंद कर। कोई तो होशियार हो, अपन मोबाइल में कम ठा पड़े तो क्या हो रहे हो, और कोई तो होशियार हो अड़े पड़े बिंग माते में फोड़ो के बंद कर, ओ पहला बंद कर, ओ मेरे लिक्विड आवे मैं डिस्टर्ब हूं, तो वो की कर हो सर बंद करी है ना, बस। और के मेरे तो माथे में फोड़ नहीं सको थे। ठीक है, क्यों मैं इतनी जल्दी थारे हाथे में आऊं कौन, तो ई खातिर जो है आड़े पाड़े माथे में फोड़ दो के तू बंद कर, अगली बात समझ। ठीक है, चलो, तो ये चीजें जो है आप लोगों को याद हो गई। गग्गर नदी मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में छप चुकी है। ठीक, ये मेन चीजें। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था ना, कौन सा शहर पेटे से नीचे, तो एक तो लिखो कि हनुमानगढ़ गग्गर नदी के पेटे से नीचे है, दूसरा लिखो बालोतरा लूनी नदी के पेटे से नीचे है। ये दो शहर स्पेशली ध्यान रखना है, और एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है, पूछता है बार बार। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, और इसी के साथ में अपनी इस सप्ताह की क्लासेस पूरी हुई, और आंतरिक अफवाह की अपन ने शुरुआत कर ली। ये पूरा नहीं हुआ, अभी तो अपन को रूपनगढ़, साबी, मैथा वगैरह सारी नदियां पढ़नी है। तो अब जो सोमवार को क्लास आएगी उसमें बची हुई आंतरिक अफवाह की नदियां अपन पढ़ लेंगे, और हो सका तो अरब सागरीय अफवाह को भी शुरू उसी क्लास में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बताओ भाई कमेंट करके कि आज की क्लास कैसी रही। मुझे पता है कि आनंद तो आया है, मुझे यह भी पता है कि आप लोगों को समझ भी आई है, मुझे ये भी पता है दिमाग में बिल्कुल छपी है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताते हो तो दिल में ठंडक पहुंचती है। ठीक है, और जो मतलब खाली कमेंट कर पढ़ने आया करे नहीं, दूजा कोई जो प्रतिद्वंदी वगैरह खुद ने मान ले, मैं तो कौन मानू कि भाई प्रतिद्वंदी है, बाकी खुद ने जो मान ले कि हाँ देखा कमेंट बढ़ा देखा स्टूडेंट के बाणे, मतलब मेरे तो दिल में ठंडक पड़ी और बाणे थोड़ो मतलब थे हम जिया रे, तो ये खातिर जो है कमेंट तो कर दिया करो कि हाँ गुरुजी जहर काट दी बढ़िया, एकदम लीला लहर होगी, छाप दी बिल्कुल क्लास में, यूं गो वो गो, तो क्या मारो तो हौसलो बड़े बड़े,
दूजे रोकी कम तो वे ठीक है, चलो दिस इज पार्ट ऑफ जोक। चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।